नमस्कार, दूरदर्शन की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्सव और आज हम बात करेंगे डॉक्टर आशिमा मुखोपाध्याय से, जिन्होंने ओवेरियन कैंसर के सामने लड़ने वाली दवाई की खोज की। उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम विज्ञान के क्षेत्र में वो कर रही है, जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर आशिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। नमस्कार। तो सबसे पहले डॉक्टर आशिमा, अपने बारे में बताइए। आपका आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई और किस तरह से आपको विज्ञान में आपकी रुचि हुई? अच्छा, मेरा जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ, यूके में हुआ, क्योंकि मेरा फादर डॉक्टर थे, सर्जन थे। तो 6 साल उम्र में हम वापस आ गए इंडिया में, कोलकाता में, और फिर सीधे बंगाली मीडियम में दाखिल हो गए। रामकृष्ण मिशन में पढ़ाई किया, फिर बेथुन स्कूल, मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर बनना था क्योंकि मेरा फादर डॉक्टर थे, सो आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज में, फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो मैंने मेरा माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 24, सो दैट टाइम एंड ही डाइड ऑफ कैंसर। तब से मेरे को बहुत मन करता था कि मुझे कैंसर में काम करना है, बोथ एज अ डॉक्टर, ही वाज अ सर्जन, तो मुझे सर्जन बनना था और मुझे कैंसर में काम करना था। तो एम्स दिल्ली में मेरा ट्रेनिंग हुआ। फिर तब दैट टाइम इन इंडिया वुमेंस कैंसर में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। जनरलिस्ट थे, गायनेकोलॉजिस्ट जो कैंसर संभाल रहे थे। कौन से समय की आप बात कर रहे हैं? 2003-4 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो तब मुझे लगा कि अगर, बिकॉज आई हैव सीन माई फादर सफरिंग, एंड मुझे इतना पता था कि हमारे देश में बहुत सारा चीज़ें नहीं हैं। सर्जरी में बहुत जगह में ट्रेनिंग ठीक नहीं है, वो जो ड्रग हम पढ़ रहे वो अवेलेबल नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। जो हम एज ए आउट मेडिकल कॉलेज से पास आउट, एम्स का पास आउट, हम जो पढ़ रहे, देख रहे, दुनिया में हो रहा है, तब तक वी हैड टेलीफोन, मोबाइल वगैरह आ गए थे ना, इंटरनेट एंड ऑल, सो वी वर सीइंग ऑल दीज थिंग्स, बट आई कुड सी दैट माई फादर डाइड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वर नॉट देयर इन इंडिया। तो तभी मुझे लगा कि मुझे साइंस में काम करना चाहिए। वॉट एवर थिंग्स आर नॉट देयर इन इंडिया, आई वॉन्टेड टू लर्न एंड स्टडी। तो ट्रेनिंग नहीं था इंडिया में दैट टाइम, सो दैट इज़ वाई तब मैं वेंट टू यूके बैक अगेन, वेयर माई बर्थ प्लेस, एंड ट्रेनिंग दोबारा शुरू की मैंने, गायनोकोलॉजी हो करना। फिर मुझे पता था कि कोई एविडेंस खड़ा करने के लिए यू नीड अ क्लिनिकल ट्रायल, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दवा काम कर रहा है कि नहीं। वो जो एविडेंस जनरेशन के लिए हमें जो पढ़ना चाहिए, तो वो दैट आई स्टार्टेड डूइंग। सो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में आई डिड अ मास्टर्स इन क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि मुझे हर टाइम मुझे लगता था कि आई नीड टू ट्रेन माई सेल्फ बेटर टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब शिक्षा के बिना हम कैसे करेंगे। सर्जिकल ट्रेनिंग तो हो रहा था, पर ये जो साइंटिफिक ट्रेनिंग, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका ट्रेनिंग तब मैं शुरू की। फिर उसका बाद जब मेरा जनरल गायनी का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, क्लिनिकल ट्रायल का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, तब मुझे चांस मिला कैंसर में ट्रेनिंग करने के लिए। कैंसर सर्जन बनना था मुझे, वुमेन कैंसर में। तो जब मैं गेटसेड गई, गेटसेड इज़ द फर्स्ट गायनी ऑन्कोलॉजी सेंटर इन यूके। तो वहाँ पे जब मैं गई सर्जन बनने के लिए, तो मुझे बताया गया कि सर्जन बनने का पहले साइंस जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे फिर पीएचडी प्रोग्राम में दाखिल होना पड़ा। तो certain things happened which I wanted to do, but I did not have an idea of how to do, and they came in place and I took those opportunities. वो भी बात बहुत ज़रूरी है कि at a young age you don't know सब कुछ क्या क्या हो रहा है, but whatever is coming in your way,
you should be flexible enough to accept it if it falls within your path. So I accepted it. At an age of 35, for the first time in my life, leaving a knife and holding a pipette was not an easy thing. Because I had failure, लैब में कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं काम कर रहा है, इतना एक्सपेरिमेंट का बाद नहीं हो रहा है. And we were not used to fail. As a surgeon, काम करते हैं, पेशेंट को ठीक करते हैं, घर जाते हैं, हर दिन कुछ कोई ना कोई ठीक हो रहा है तो उसका नशा हो जाता है. तो you do not know how to fail. But that is what PhD, my boss always says, this is Doctor of Philosophy, teaches you to be a better human being, and which I am. I'm a better surgeon out of this PhD. तो फिर anyway, तब मुझे एक मौका मिला इस काम करने के लिए. And it was a drug development program. It anti-cancer drug develop हो रहा था Newcastle University में. And that drug is a game changer now. PARP inhibitor बोलते हैं उसको. ओवरियन ब्रेस्ट कैंसर में काम करते हैं, बहुत ज़िंदगी बदल चुके हैं, अभी इंडिया में अवेलेबल है. मैं खुद अपना ड्रग मैं प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, पेशेंट को अजीब लगता है पर हो रहा है. पर तब उसका बाद फिर मैंने सर्जिकल ट्रेनिंग की, कंप्लीट की. एंड देन इन 14 आई वांटेड टू गिव बैक टू इंडिया, सो आई केम बैक टू इंडिया. And then I started working in Tata in Kolkata 4-5 years, and then I wanted to go to a government setup, so I went to Chittaranjan National Cancer Institute. But again, तब मुझे महसूस हुआ कि इंडिया में तभी भी acceptance of women as a surgeon was not there, acceptance of women in science was difficult. So all these things I have gone through it, but then at the end, I wanted to do what I wanted to do. So when I got the royalty from मेरा वो drug development का जो royalty था तो उसी का पैसे से then I contributed to develop this woman cancer research center where I could now do clinical trials or start clinical trial. I could do scientific work along with me being a surgeon. And then India से अभी तक ऐसा हो रहा था कि सारे जो ट्रायल्स बाहर का होते हैं, जो हम पढ़ते हैं और हमारे पेशेंट के ऊपर उसको हम थोप देते हैं. जो ड्रग डोज बाहर से हमने सीखे हैं, जो एविडेंस हम बाहर से सीखे हैं, हमारे वो पेशेंट्स उसका बॉडी वेट कम है, एनीमिया रहते हैं, पर वो उसी डोज उसी सोच हम उसका ऊपर बस थोप देते हैं. वो उसका इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी नहीं होता है, उसका टॉलरेंस उतना नहीं होता है. बट वी डू नॉट नो because we do not have evidence from our country. And our women, हमारे जो महिलाओं हैं, उनको अभी तक इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो बाहर का जो मल्टी सेंट्रिक ग्लोबल ट्रायल हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. So mine was the first research group from India and entire South Asia to be able to actually be a part of that global consortium. जैसे G20 वाला जो कंसोर्शियम है तो ऐसे G34 अभी है, 34 हमारे लास्ट एंट्री है उसमें. सो दैट नाउ हमारे वुमेन आवर कैंसर पेशेंट्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग ग्लोबल ट्रायल्स. एंड नॉट ओनली दैट, now there is an opportunity that we can now have made in India trials जिसमें बाहर का लोग पार्टिसिपेट करते हैं. एंड मेड इन इंडिया ट्रायल्स का मतलब है 70% ऑफ द वुमेन इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन लाइक अस. इतना पॉपुलेशन है ना, पूरा अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका. सो what we can think now, it is a time for made in India trials to lead the world in doing how we want to do things. जी, तो एक मेडिसिन में एक भारतीय सोच लाने की ज़रूरत Exactly, and that is important. जी. अब जो आपने दवाई की खोज की उसके बारे में थोड़ी वैज्ञानिक तौर पे बात करेंगे. बहुत सारे लोग अब तो थोड़े जानने भी लगे हैं जिनके यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होते हैं या फिर और तरह के कैंसर होते हैं कि एक कोई ब्राका जीन है, BRCA1 और 2 जीन करके होते हैं, वो कुछ गड़बड़ शड़बड़ करते हैं. तो जैसे आपने जो पार्प इनहिबिटर जो खोजा
तो पहले तो ये जीन्स करते क्या है, अंदर क्या करते, को कुछ रिपेयरिंग का काम करते हैं, तोड़ फोड़ करते क्या है वहाँ पे, और आपने क्या देख के आपको लगा कि यहाँ पे हमें इंटरवेंशन करना चाहिए या यहाँ पे जाके इसका हम कुछ कर सकते हैं? तो अगर थोड़ा आसान भाषा में थोड़ा बता पाए अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये विज्ञान जो है, जो दवाई खोजने का विज्ञान, उसके पीछे जो आपकी मेहनत है उसके बारे में हम थोड़ा जान पाएंगे। कोशिश करेंगे जी। अच्छा। तो आप देखिए कि हमारे जो सेल्स है, कोश है शरीर का, तो वो हर मिनट में इतने सारे स्टिमुलेशन आ रहे हैं, यूवी रेज इधर से उधर से, इतना टॉक्सिन, इतना पोल्यूशन है, तो वो सेल में ये डीएनए डैमेज होता रहता है ना। सेल का डीएनए जो ब्लॉक है वो डैमेज होता रहता है, और फिर वो बचने के लिए वो रिपेयर भी करते रहते हैं। तो वो एक मैकेनिज्म है सेल्फ सर्वाइवल का, है ना। तो और फिर उसका एक साइकिल होता है कि उसका काम जब ख़त्म हो गया तो वो मर जाएगा, ऐसे भी कि नॉर्मल साइकिल है। तो उसे सारे इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे जीन्स है, प्रोटीन्स है, जो उसको नियंत्रण में रखे। तो ब्राका ऐसे एक नियंत्रणकारी जीन है जो ट्यूमर को नियंत्रण करके रखते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं। तो उसमें अगर जब वो खड़ा भी आ जाता है तो सेल्स मर नहीं पाते, तो वो कंटिन्यूअस डिविजन हो जाता है क्योंकि सप्रेस नहीं हो रहा है ना। सो ये है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर उसमें अगर गड़बड़ी हो गया तो वो गड़बड़ी कभी कभी जनरेशन्स में आता है, वो आप इनहेरिट करते हो, वंशानुक्रमिक आते हैं, कभी कभी बाहर से भी आता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर कभी ना कभी आगे जाके कैंसर बनता है। तो ये है ब्राका जीन। उसके लिए ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर का 30% अभी मतलब कारण हम जानते हैं इसके लिए होते हैं, बाकी भी और भी कारण हैं। पर हमारा जो रिसर्च था कि इट्स नॉट ओनली 30%, हमने प्रूव किया कि उस 30% की बाहर भी और कई जीने हैं जो इसी तरह से काम करते हैं। सो माई वर्क वॉज कॉल्ड ब्राकानेस, ब्राका जैसा जीन्स जो मिला जुला के 50% ऑफ ओवेरियन कैंसर्स और एक्चुअली मतलब वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वो कैंसर बन सकते हैं, पर ये जो ड्रग है वो उसी पे काम करता है। कैसे? मान लीजिए आप वो बड़ा रास्ते में, आपका वो जो बड़ा आपका रोड है, मेन रोड पे आप चल रहे, फिर वहाँ पे कुछ ट्रैफिक का ब्लॉक आ गया, तो आप कैसे क्या करेंगे? आप दूसरा छोटा रास्ते में जाएंगे, है ना। तो वो छोटा रास्ते में चलते चलते अगर उधर में किसी ने ब्लॉक डाल दिया तो फिर आप कहीं नहीं चल पाएंगे। तो सेल का भी ऐसे है, वो बड़ा रास्ता में उसका रिपेयर हो रहा था तो उसमें ब्लॉक आ गया। क्यों? क्योंकि उसका ब्राका जीन में फॉल्ट है। तो फिर सेल दूसरे रास्ते में रिपेयर करेंगे जहाँ पे हमने दोबारा ब्लॉक डाल दिया, क्योंकि पार्ट जो उस रास्ते में चला रहा था उसको हमने बंद कर दिया, तो फिर सेल मर जाएगा। तो ऐसे ही प्रिंसिपल है ये ड्रग का काम करने का। तो हमने पहले बार के लिए हमने प्रूव किया इन द वर्ल्ड कि 50% ऑफ ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स के लिए ये ड्रग काम कर सकते हैं। पर उसका मतलब ये भी है कि 50% में नहीं काम करते हैं, तो फिर उसके लिए और भी आगे काम करना चाहिए। पर ये इनहेरिटेंस जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली में फैमिली हिस्ट्री होगा। फैमिली हिस्ट्री भी होता है, इसको पता होना चाहिए। आपका माँ का साइड, बाबा का साइड में किसी किसी का क्या क्या कैंसर हुआ है, बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। पर ऐसे भी है कि वो हिस्ट्री के बिना भी हो सकता है कि इनहेरिट हो रहा है। वो इसका मतलब कि अगर वो जीन का आप टेस्ट कर सकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका भाई बहन या बच्चे में ये जीन ऑल्टर होने का रिस्क है कि नहीं। क्योंकि उसका अगर जानकारी है तो फिर ये कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसीलिए डरना नहीं है, ख़राब तो लगता है पर ये जानना ज़रूरी है, ये जानने में प्रिवेंशन हो सकता है। तो ये दवाई के बारे में बताइए कि क्योंकि ये जो आप कह रही है, जो रिपेयरिंग का काम करने वाले लोग हैं, ट्रैफिक, वो तो कैंसर वाले सेल में भी होगा, एक नॉर्मल सेल के अंदर भी होगा। तो जो दवाई जा रही है वो कैसे पता करती है कि भाई यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे ठीक ठाक काम करने वाले उसका जो
आके कर रहे हैं, हाँ, उसको भी तो परेशान कर ये सकते बहुत हैं ना। अच्छा आपने अपने क्वेश्चन पूछा है। ये सोचते हमारा इतना साल निकल गया, अभी भी वी आर नॉट देयर, राइट? बिकॉज ऑल कैंसर ड्रग्स, दैट इज़ वाई उनका साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। नो, कैंसर की जो ये जो ड्रग है उसका काम करने के लिए सेल को प्रोलिफरेट करना चाहिए। एक साइकिल, सेल साइकिल एस फेज बोलते हैं, मतलब उसका डबलिंग हो रहा है, प्रोलिफरेट, वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो वो जो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है उसका जल्दी जल्दी गड़बड़ी भी होता है, तो उसी डिफेक्ट पे ड्रग काम करते हैं। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो उतना जल्दी जल्दी टर्नओवर नहीं करते हैं, सो उसका एक स्पेयरिंग मैकेनिज्म है। एक्सेप्ट सम सेल्स जैसे हेयर फॉलिकल, जैसे बोन मैरो, जहाँ पे आपका ब्लड सेल्स होते हैं, वो भी जल्दी जल्दी होता है ना। इंटेस्टिनल म्यूकोसा, आपका सेल जो मुंह का अंदर, गट का अंदर का जो आपका मेम्ब्रेन होता है, उसमें भी जल्दी जल्दी प्रोलिफरेशन होता है, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट आता है इसलिए। बट देर आर सर्टेन ड्रग्स जो कैंसर सेल को पहचान सकते हैं, तो अभी देर आर थिंग्स हैपनिंग लाइक दैट, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर बाइंडिंग, but more or less this is the mechanism that it will find a proliferating cell and an abnormal mechanism where it kind of binds, where most of the normal cells will not have. And also the genetic defect that I'm causing, BRCA जीन के लिए जो होता है, जो दो आपका जो एलील है वो अगर बिगड़ जाएगा तब वो BRCA मतलब काम नहीं करेगा। तो कैंसर सेल में वो दोनों आपका जो एलील है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इट इज़ नॉन फंक्शनल। नॉर्मल सेल में उसका एक एटलीस्ट ठीक रहता है। तो ये सारी बहुत सारे इंट्रिकेसी है, बहुत सारे मैकेनिज्म है, सब हमें पता भी नहीं है। इसलिए ज़्यादा एंटी कैंसर ड्रग में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वी आर स्टिल नॉट देयर कि बस वो ड्रग बस कैंसर सेल को ही मारेगा और बाकी कुछ नहीं करेगा। वी होप दैट द डे विल कम। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन क्या भारत में जितनी महिलाएं हैं या भारत के अंदर जो पुरुष है उनको भी तो असर तो करता ही है, लेकिन महिलाओं के बारे में ये है क्योंकि ये ओवरी का होता है, ये अंडाशय का होता है या ब्रेस्ट का होता है, तो उसके बारे में बात करने से संकोच करते हैं या उसके बारे में बताने से, खास करके गाँव में कम बात होती है। तो कैंसर का एक मेडिकल अनुभव तो अलग बात है, लेकिन कैंसर का एक सामाजिक अनुभव भी है, ये एक समाज व्यवस्था को भी अपनी तरह से असर करता है। तो आपका वो सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस क्या रहा है इन कैंसर्स को लेके? एक बात तो ये है, ये BRCA जीन में बस पुरुषों को भी कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, मेल ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। पर मेरे को अब देखिए, मैं अभी सर्टेन टाइम आई वर्क इन UK एज वेल एंड सम टाइम आई स्पेंड तो ये जो आप बोल रहे संकोच का कारण, तो क्योंकि मैं सेम टाइम आई एम वर्किंग इन टू कंट्रीज एंड इवन इन इंडिया, मैंने टाटा में काम किया जहाँ पे थोड़ा अफ्लुएंट सोसाइटी आते हैं, टाटा कोलकाता में। आई हैव वर्कड इन गवर्नमेंट सेटअप लाइक चित्तरंजन, जहाँ पे बहुत पुअर पेशेंट आते हैं। तो आई हैव सीन द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। तो जनरली जहाँ पे एडुकेशन लेवल ज़्यादा होता है, जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा होता है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस है। थोड़ा ब्रेस्ट ओवरियन कैंसर में थोड़ा बातचीत, अभी हर लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस है, जहाँ पे अभी मीडिया में है, फ़ोन वगैरह में सब है तो है। जब हम गांव का पेशेंट को देखते हैं तो उनका मैंने ये महसूस किया है कि उनका तो कुछ वॉइस ही नहीं है। वो आते हैं, उसका साथ 4-5 मेल फैमिली मेम्बर्स आते हैं, वो ही डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है नहीं करना है। तो उनका कभी कभी हमने कोशिश भी किए हैं कि उसको बताने के लिए, अगर बताएंगे तो समझ जाएंगे, पर उसका सबसे द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू देयर माइंड, बच्चे को नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन दे आस्क, खर्चा कितना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई माँ और कोई, दे डोंट वांट दैट द ट्रीटमेंट शुड हैपन एट द कॉस्ट ऑफ देयर फैमिली अर्निंग, एट द कॉस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो वो संकोच इतना नहीं, क्योंकि ये फीमेल ऑर्गन है,
ऐसे वाले संकोच नहीं है। संकोच है क्योंकि वो बर्डन नहीं बनना चाहते, ऐसे ज़्यादा है। मैंने अभी गांव में भी काम किए, अभी वो अब स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़ी वो जो चाय पत्ती उबालते हैं महिलाओं के लिए। उनको भी मैंने पूछा है कि ये ऐसा अगर बीमारी है जो आपका बच्ची को भी हो सकता है, उसका शादी का प्रॉब्लम हो सकता है, अगर बताएंगे तो, पर आप क्या चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे आपको बच्ची को? मुझे लगता था कि वो बताएंगे कि नहीं मत बताओ, ये कैंसर एक टाबू है, पर ऐसा वाला अभी नहीं है। अच्छा। इतना तक तो अवेयरनेस लेवल व्हाटएवर मी द रीज़न इज़ देयर, इवन इन द रिमोटेस्ट एरियाज, इवन इन द ट्राइबल पॉपुलेशन, people know that it is a disease which they do not want their daughters or they want to save their children. इतना तक, see we are judgmental, we think कि education and intellectual capacity is synonymous. It is not. करेक्ट। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भी सीख लेना या कुछ पढ़ लेने से हमारे जो अभिप्राय है या ओपिनियन है वो शायद बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो जीवन की किताब से शायद नहीं आते हैं। तो आपने सही बताया। लेकिन क्या मैं ये थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से दुनिया भर में अभी एक काम हो रहा है कि कहीं पे जैसे कैंसर का वैक्सीनेशन भी मिल रहा है, जैसे ये लिंच सिंड्रोम में एस्पिरिन लेकर कैंसर को किस तरह से जैसे पेट का या आंतों का कैंसर रोक सकते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका निजात हो रहा है अपने ओवेरियन कैंसर या जो महिलाओं से संबंधित कैंसर है, जिसमें कुछ दवाई लेकर या फिर प्रिवेंशन, कीमो प्रिवेंशन किस तरह से हम कुछ कर पाए? ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर क्योंकि वो थोड़ा हार्मोन डिपेंडेंट है और थोड़ा हेरिडिटरी है, तो जैसे एस्पिरिन जैसा अभी तक उतना ज़्यादा ब्रेक थ्रू उसमें अभी तक, एनी एस्पिरिन कैन प्रिवेंट, it will show reduction in any cancers because of the general mechanism it has. In terms of breast and ovarian cancer, क्योंकि वो genetic जिसका predisposition है, तो हम अगर वो जीन को पकड़ लेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हम टेस्ट कराएंगे, जो जिसका कैंसर है उसको पहले पता होना चाहिए कि वो हेरिडिटरी है। फिर अगर उसमें पता चल गया तो फिर हम बाकी को टेस्ट कराएंगे। अगर उनमें टेस्ट किसी का पॉजिटिव है तो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी कर सकते हैं। जैसे आपका महिलाओं को अगर बच्चे हो गए तो फिर उसको ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स है उसको निकाल देते हैं। कभी कभी रिस्क रिड्यूसिंग मास्टेक्टमी, ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो चुका है, बट दीज आर वेरी रेडिकल प्रोसीजर्स। एक दवाई लेने से कैंसर कम हो जाएगा ऐसे वाला ब्रेक थ्रू ज़्यादा नहीं है, पर वी नो देर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन रिड्यूस द रिस्क, कम कर सकते हैं रिस्क को। जैसे लाइफस्टाइल, वेट गेन नहीं करना, वेट ठीक से रखना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओवरियन कैंसर का रिस्क को कम करते हैं, ब्रेस्ट में अब बढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। पर एक देर आर सर्टेन मेडिकेशंस लाइक टामोक्सिफेन एंड ऑल, जहाँ जहाँ पे हाई रिस्क फैमिली है वहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। देर इज़ नो direct proof, there is some evidence which happens, but nothing like that you take on medication and it will prevent it. अभी तक नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्प इनहिबिटर जैसे एक ट्रायल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कि जहाँ पे जिसका हाई रिस्क है होने का, जिसका जीन है, उसमें ये मेडिकेशन दे के उसको प्रिवेंट कर सकते कि नहीं। बट ऑल दीज मेडिकेशंस उसका इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, तो मुझे अभी नहीं लगता कि वी आर देयर टू have a medication कि कैंसर नहीं होगा। अच्छा, अब जब आप being डॉक्टर, वैक्सीनेशन, आई हैव टू एक्चुअली मेंशन दिस, ब्रेस्ट ओवरियन का बाहर एक कैंसर ज़रूर है जो पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। इन इंडिया हर 8 मिनट में एक महिला मर जाते हैं, but this cancer has been eradicated in Australia like polio. तो इसके लिए बच्ची को वैक्सीन देना है और 30 साल के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। ज़्यादा नहीं है,
पर इसमें ये एक कैंसर ज़रूर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। हम्म, एंड सेकंड वन इज़ यूटेराइन कैंसर, जो ओबेसिटी रिलेटेड है। अभी ओबेसिटी इज़ बिकमिंग अ पैंडेमिक। हम काम का हमारा लाइफस्टाइल ऐसे चेंज हो गया है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच कैन बी प्रिवेंटेड। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से हम जो नई खोज हुई उनका हम लाभ उठा सकते हैं। एक पूछना चाहूँगा कि जैसे जब भी आप दवाई प्रिस्क्राइब करती है, अब ओलापारी, बेटालासोपारी, जो भी दवाइयाँ आजकल अवेलेबल है, जो पार्प इनहिबिटर जिसको बोलते हैं, जब आप उसको देखती है दवाई की दुकानों के ऊपर, या फिर आप देखती है कि बहुत सारी कंपनियां उसको बना रही है, या पेशेंट आके आपको ठीक कर रहे हैं, जैसे एक होता है ना, घर में भी होता है, कोई किसी को कुछ हुआ, किसी ने बता दिया अगर ये थोड़ा तुम ये दवाई ले लो, या फिर ये स्टीम ले लो, या इस तरह का तुम घर का उपचार कर लो तो ठीक हो गया। तो हम गांव में पूरे बताते रहते हैं कि देखो हमने कहा था और ये ऐसे करने से ठीक हो गया। आपने तो एक ऐसी दवाई खोज ली है जो पूरी मानव सभ्यता को, मतलब आपने आपकी टीम के साथ, जो आपकी लैब के साथ किया, कि पूरी ही मानव सभ्यता का एक जो है एक कैंसर से लड़ने का एक हथियार दे दिया। तो आपको कैसा लगता है जब आज भी आप देखती है उस दवाई को बनते हुए, देते हुए, बिकते हुए, सोचते हुए, या पेशेंट को खुश होते हुए? तो ये तो एक अलग ही अनुभव है, ये एक मुझे लगता है बड़ा ही ईश्वरीय अनुभव रहता होगा ये। आई थिंक मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं ऐसे मानती हूँ, वेरी लकी दैट इन माई लाइफ टाइम आई कुड सी दैट समथिंग दैट आई हैव वर्कड ऑन इज़ एक्चुअली वर्किंग। मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि आई एम राइटिंग माई ओन प्रिस्क्रिप्शन, पर ये भी ख़राब लगता है कि ये ड्रग बाहर अवेलेबल है। गवर्नमेंट, NHS में काम करती हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट उसको इट्स फंडेड, बट नॉट इन इंडिया। और यहाँ पे एक गिल्ट फीलिंग होता है कभी कभी, क्योंकि यू नो दिस ड्रग इज़ गोइंग टू वर्क बट पीपल कांट अफोर्ड इट। अगर वो लिख दिया किसी ने तो फिर वो बेचारा घर भर ज़मीन उसको बेच कर आते हैं। तो वो we have to work on it, and that is an area I think research should also be concentrated in India. इंडिया में एक मेड इन इंडिया पार्क प्रोग्राम हो रहा है, गवर्नमेंट में फंडिंग किए हैं। तो अच्छा लगता है हमारे लाइफ, मतलब मेरे अभी 10-12 साल का इंटरवल, 15 साल में पहले मैं देखती थी कि मरीज़ को हम 2 साल फिर बाद वो मर जाते थे, अभी देखते हैं 10 साल जी रहे, पूरा क्रॉनिक डिजीज़ जैसा। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आई वॉज़ लकी टू बी पार्ट ऑफ द टीम। आई वॉज़ लकी टू लिव माई ड्रीम, लिव माई पैशन। पर आई नो 70% ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड कैनॉट अफोर्ड इट, तो वो काम करना पड़ेगा। बट दैट इज़ अ ड्राइव ऑल्सो, है ना, कि उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। जी, तो ये तो एक यात्रा, हमेशा कोई नई दवाई आती है, पहले महंगी होती है, फिर धीरे 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 होते 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 उसका दाम गिरता भी जाता है। अब आपकी यात्रा का सबसे सुखद क्षण कौन सा है, जिसमें आप अब अत्यंत खुश हो गई, आपको लगा कि नहीं, ये शायद इस खुशी का कोई मोल नहीं है, इस खुशी का कोई मूल्य नहीं है? आपको क्या लगता है? इन टर्म्स ऑफ दिस ड्रग और अदरवाइज? और भी आपका जो समग्र जीवन रहा है, आपको हर लगता दिन है? मैं एक सर्जन हूँ, बड़े लंबे ऑपरेशन करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा ऐसे वाले ऑपरेशन करते हैं। हर दिन किसी को बोलते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन में किसी का जान भी जा सकते हैं। फिर वो अगर ठीक ठाक हो गया, वो आपका वो रिलेटिव्स आते हैं, उसको चलो ठीक हो गया। पर हर दिन हमें इतना खुशी तो मिलता है कि चलो किसी को उसी क्षण के लिए आई कुड कंट्रीब्यूट टू दैट लाइफ। अब देखिए, हमारा ज़िंदगी अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम इतना कुछ सीख के, इतना पढ़ाई करके, इतना कुछ सैक्रिफाइस करके 3
महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल किसी का लाइफ लंबा कर रहे हैं। और फिर ये पॉलिटिकल असैसिनेशन, वार, ये वो टेररिज्म, ऐसे ही जान जा रहे हैं बच्चे का, बच्चे लोगों का जान जा रहा है ना। तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, अच्छा लगता है उस दिन के लिए, ड्रग के लिए आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर, कैंसर आना था, सब कुछ करना था, बिकॉज आई वांटेड टू सी आई कुड डू जस्टिस टू माय फादर हु डाइड ऑफ कैंसर। तो जब मुझे ये रॉयल्टी मिला, तब मैं ये I could donate it to contribute to development of a research organization dedicated to cancer research, in spite of many adversities, many adversities. तो जब वो कर पाया, तब लगा कि चलो एक काम सही किया. I think that was a moment that I thought, okay, I can die happy. और बहुत सारी लड़कियां हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में आना चाहती है. कभी कभी लगता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं या सामाजिक व्यवस्थाओं से खुद ने अपने आप पर एक लिमिटेशन बांध के रखी है, वो आगे नहीं आने देती है. और हर जगह हम जाते हैं और गांव में देखते हैं लड़कियां निबंध लिखती है, मुझे डॉक्टर बनना है, सबसे पहला यही होता है, या एयर होस्टेस बनना है, या कुछ करना है. तो ये बताइए कि एक दवाई से कैंसर के सेल को तो रोका जा सकता है शायद, लेकिन ये सपनों को रोकने वाली या सपनों को तोड़ने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, उसके सामने कौन सी दवाई ये लड़कियां खास तौर पे अपनाए? देखिए, अभी तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई हैव टू से, है ना. लड़कियां का एडुकेशन हो रहा है, वो उसका अपॉर्चुनिटीज़ भी हो रहे हैं. तो जहाँ पे मेरे को लगता है कि वो थोड़ा, व्हेन आई कंपेयर टू व्हाट आई कुड डू इन यूके एंड व्हाट आई कुड नॉट डू हियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर सम टाइम व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग वेल नोन, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग गुड थिंग्स, तब थोड़ा सा एक शायद किसी को लगता है कि ये लड़की कैसे काम कर पाएगी. जैसे अभी मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं लंबा सर्जरी करना शुरू किया इंडिया में आके, तब लगता था कि वुमेन सर्जन मतलब कैसे इतना बड़ा ऑपरेशन करेगा. पेशेंट को भी कभी लगता है, ऐसा सिस्टम ऐसा है ना कि मेल सर्जन फीमेल सर्जन किसका पास जाएगा. कोलिग को भी ऐसा लगता है कि कर पाएगा कि नहीं. साइंस में आप अभी देखेंगे कि अभी तो ठीक है, कोटा वगैरह पीपल ट्राइंग टू फिल इन, है ना. पर बड़े जगह पे अगर वो एडवाइजरी कमेटी मीटिंग सब देखेंगे, अभी 80% शायद. इट्स नॉट अ, आई वुडंट से, आई डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल फीमेल. जिसका मतलब जिसका वो ठीक है, जो एजुकेशन है ठीक है, उसको जाना चाहिए, नथिंग डिस्क्रिमिनेशन. पर वो जो है थोड़ा सिस्टम में कि वो एक्सेप्टेंस, एंड स्पेशली व्हेन women have a maternity break, I have seen in the western world they give the flexibility. तो वो मैटरनिटी ब्रेक के जाने के लिए उसका प्रमोशन या उसका वो कम नहीं हो जाता है. पर यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि वो वापस जाना मुश्किल हो जाता है. वो 5 साल 6 साल का जो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी चिल्ड्रन जो एक गैप हो जाता है, उसका बाद देयर इज़ सच डिफरेंस इन, तो वो पार करना मुश्किल हो जाता है. तो उसी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी कि 50% ऑफ द सोसाइटी इज़ वुमेन, एंड इफ़ दैट इंटेलेक्ट, if that emotional intelligence, there are so many other things which in science are required, just not that crude scientific intelligence. And that marriage of that emotional intelligence with scientific intelligence
It's really important to understand how to tackle a problem. Women have a capacity to multitask. वो तो है, सब कुछ एक साथ कैसे कर लेते हैं। आपका माँ का सोचिए, आप कितना कुछ संभाला है एक, है ना। तो वो अगर जो स्किल है वो अगर हम साइंस में डाल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाल सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ों का सॉल्व हो सकता है मेरे ख्याल से। तो वो थोड़ा आई थिंक वी शुड एनकरेज, द सिस्टम शुड बी सपोर्टिव, इट शुड बी जो बच्चे लड़की हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका सामने रोल मॉडल आना चाहिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। नॉट दैट एवरीथिंग इज़ बैड, अच्छे भी एग्जाम्पल्स हैं, उसके लिए दे हैव टू वर्क एंड एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क हार्ड। ये नहीं है कि लड़का है ज़्यादा काम करना है, लड़की है काम करना है, उससे ज़्यादा कर। एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क हार्ड। एक ड्रीम होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको दिशा दिखाने वाली एक गुरु चाहिए जो उसको बोलता रहेगा कि चलो ठीक नहीं हो रहा है। आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव गुड मेंटर्स हु ऑलवेज टोल्ड मी कि वट एवर हैपन्स you should just follow your dream, you should follow your journey, your path। ये बोलने वाला, हौसला देने वाला चाहिए। तो ये हौसला देने वाला चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी का जो ये वक्त चल रहा है, ये दौर चल रहा है, उसके सामने की चुनौतियाँ, चैलेंजेस अभी क्या क्या है? आपको क्या लगता है कि इस दौर से हम गुजर रहे हैं? बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी है, नई नई चीज़ें आ रही है, तकनीक आ रही है, लगता है इतना सारा डेटा, इतना सारा इंफॉर्मेशन आ गया है कि पता नहीं चल रहा क्या करें इसके साथ। तो आपको क्या लगता है कि किस दिशा में हमें जाना चाहिए और क्या समस्या है हमारे सामने अभी खड़ी है, क्या चुनौतियाँ खड़ी है? इन टर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आपने सही बताया कि इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग टाइम बिकॉज इट इज़ सो फास्ट पेस ऑफ चेंजिंग थिंग्स, इतना ज़्यादा जल्दी सब कुछ बदल रहे हैं। सो उसका साथ डॉक्टर को भी मतलब टू बी स्टे इन टच, इट इज़ डिफ़िकल्ट क्या हो रहा है। और पेशेंट के लिए तो और भी बेचारा, मुझे लगता है कि जब वो कैंसर सेंटर में आके पहुंचता है तो इतना 3-4 जगह में घूम घूम के आए होते हैं, सब कुछ खो के, फिर उसका चांस तक बहुत ही कम हो जाता है। तो एटलीस्ट हर लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर छोटे मोटे जगह में ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए मान लीजिए आपको, सब लोग को इतना सा तो पता है कि हार्ट का अगर ऑपरेशन करना हो तो गांव में तो नहीं होगा। सबको पता है ना, हार्ट का अगर ऑपरेशन करना है तो इधर उधर जाना है, सेंटर में जाना है। इसी तरह के कैंसर का इलाज भी सही जगह पे सही ट्रेनिंग प्राप्त किए लोगों का साथ किया जा सकता है, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनरलिस्ट अभी कैंसर का ट्रीटमेंट, क्योंकि जो कैंसर का पड़े हुए हैं उसके लिए ही इंफॉर्मेशन लोड संभालना इतना मुश्किल हो रहा है, स्किल्स डेवलप करना मुश्किल हो रहा है। तो ये लोगों को थोड़ा जानकारी या दिशा चाहिए टेलीविज़न में हो या अखबार में कि अगर ऐसा ऐसे हुआ कि ऐसे ऐसे सेंटर है, रीजनल सेंटर है, कैंसर सेंटर में है, इधर उधर नहीं घूम के फिर ठीक जगह पे जाए। एटलीस्ट ये तो इतना होना चाहिए। और बाकी कन्फ्यूजन, इट इज़ गुड एंड बैड। I think we are very fortunate that we are living in a cusp of so many options, because I was just telling you that I started doing what I'm doing because there were no options. तो वो अच्छी बात है। And now you need to educate yourself to find out the best option for your patients. वो हमारा काम है, सीखना। तो सही रास्ता चुनना आपका काम है। एक आखिरी सवाल कि जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एज अ डॉक्टर मुझे लगता है कि कैंसर मरीजों का साथ अभी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं, पर 60 to 70% जो कैंसर है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। पॉलिसी चाहिए, टोबैको, टोबैको, अल्कोहल, लाइफस्टाइल, वैक्सीनेशन, ये सारे चीज़ गवर्नमेंट पॉलिसी में होना चाहिए।
एंड बाकी अगर कैंसर का इलाज सिम्टम्स वगैरह हुआ तो अच्छा सेंटर में जाना चाहिए. As far as education is concerned, as for training as concerned in doctors like us, for cancer specialists, I think इंडिया में हम थोड़े पीछे हैं in terms of doctors doing science. तो वो एक एरिया है that we have to work on. Otherwise, we will not become better doctors. So वो I would hope that the new generation of doctors will adopt the system in the country will encourage doctors to do science. क्योंकि उसका पास यही उनको लगता है कि हम सीख के क्या करेंगे, PhD करके क्या करेंगे, हमको मेरा ऑप्शन क्या है. वो ऑप्शन दिलाना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा, तभी होगा. And then we should see better improvement in our country. जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आशिमा जी हमसे बात करने के लिए. और आपसे बात करने की दिक्कत से हमने जाना कि किस तरह से संभावना का कोई अंत नहीं है और विज्ञान आज का जो हम प्रैक्टिस है, आज की जो कार्यकलाप है उससे जुड़ता है तो एक नई दिशा में ले जाता है. तो इस नई दिशा में ले जाने के लिए हमें और हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया. Thank you.